जय हिंद साथियों, मैं अंकित शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, ज़बरदस्त होंगे और एक बार बताएंगे कि आप लोग कैसे हैं। तो दोस्त, हम लोग पहुंच चुके हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 22 पे और यह नाइक 2.0 सीरीज चल रहा है, जो कि RWA पर नवीन शर्मा सर द्वारा चलाया जा रहा है। SSC के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, अन्य एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो की PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे डेली मिल जाती है और वहाँ पर डेली इस सेट का क्विज भी होता है, तो जुड़ना ना भूलें, ठीक है दोस्त। और जो PDF के लिए जो टेलीग्राम है उसके लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जाएंगे, ठीक है। तो पहला प्रश्न है, किस राज्य में दुन्ना पोथुला पोंडुंगा मनाया जाता है? तो यह उत्सव मनाया जाता है तेलंगाना में। कहाँ पर? तेलंगाना में। अच्छा, दुन्ना पोथुला उत्सव ये दिवाली के अवसर पर मनाया जाता है और इसमें भैंसों का मेला आयोजित होता है। तेलंगाना के अन्य उत्सव की बात करें तो वनालू हो गए, जो महाकाली को समर्पित है। मेघराम जात्रा हो गई, 4 दिनों का त्यौहार होता है। समक्का सरक्का जतारा ये भी तेलंगाना का है। नरोबा जतारा, अलाई बलाई जो कि दशहरा होता है। बथुकम्मा 9 दिनों का त्यौहार है। तिरुपति तिरुमला ये भी 9 दिनों का त्यौहार है, ये तेलंगाना का है। बात करें हम अगर वेस्ट बंगाल की, तो कैंडुली जो कि मकर संक्रांति के अवसर पर मनाया जाता है। दुर्गा पूजा हो गए, नवो बोर्सो हो गए, जगधात्री पूजा हो गए, बेरा हो गए, रामकेली उत्सव हो गए, नवन्ना हो गए, गंगा सागर मेला हो गए और पोयला बैसाखी हो गई। ये सभी के सभी कहाँ है? पश्चिम बंगाल के। कहाँ है? पश्चिम बंगाल के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिट्टी बाबू किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो चिट्टी बाबू जो है यह बीना से संबंधित है। किसे? बीना से संबंधित है। अच्छा, एस बालचंद्र ये भी किससे संबंधित है? बीना से संबंधित है। बात करें अवन मिस्त्री की, तो ये तबला वादक है। TR महालिंगम बांसुरी वादक है। बसंत काबरा सरोद वादक है। नेवेली नारायण मृदंगम है। ब्रजभूषण काबरा गिटार वादक है। ऋषि कुमार उपाध्याय पखावज से संबंधित है। शेख चिन्ना मोला नादस्वरम से संबंधित है। स्वामीनाथन सेल्वा गणेश कंजीरा वादक हैं और दक्षिणामूर्ति पिल्लई भी कंजीरा वादक हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हिंदू कैलेंडर के अनुसार होलिका दहन किस दिन होता है? तो फाल्गुन पूर्णिमा को होता है, ठीक है। और होलिका कब होते हैं? बसंत में होते हैं। होलिका का रूप यानी कि किस राज्य में किस नाम से मनाया जाए? जैसे रंग पंचमी होलिका को ही कहते हैं। यह महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान में होता है। होला मोहल्ला पंजाब में होता है। लठमार होली बरसाना यूपी में होते हैं। सिगमो ये तो गोवा का है फेस्टिवल। खरी बोली उत्तराखंड में। मंजल कुली केरल में। डोल जात्रा पश्चिम बंगाल में। डोल या दौल उत्सव कह सकते हैं, इंग्लिश में डोल, हिंदी में दौल भी लिखा रहता है। तो ये उत्सव असम में मनाया जाता है। फगवा बिहार में और याओसंग मणिपुर में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष भारत ने पहला रॉकेट लॉन्च किया था? तो भारत ने लॉन्च किया था 1963 ईस्वी में पहला रॉकेट लॉन्च। कौन सा रॉकेट था? RH-200। प्रथम उपग्रह की बात करें तो 19 अप्रैल 1975 को प्रथम उपग्रह लॉन्च किया गया था। कौन सा उपग्रह था? आर्यभट्ट। पहला संचार उपग्रह 19 जून 1981 ईस्वी को लॉन्च किया गया था। ये संचार है और ये उपग्रह है। कौन सा संचार उपग्रह था? तो एप्पल संचार उपग्रह था, ठीक है। चंद्रयान 1 की बात करें तो 22 अक्टूबर 2009 को लॉन्च किया गया। किस रॉकेट से? तो PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है, PSLV का फुल फॉर्म। PSLV C11 से लॉन्च किया गया था। और इसरो का जो 100वां मिशन था ये कब लॉन्च किया गया? तो ये 2012 में लॉन्च किया गया। GSLV F-15 से भेजा गया इसे। मंगलयान की बात करें तो 5 नवंबर 2013 को ये PSLV C-25 से भेजा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनेश फोगाट विश्व चैंपियंस में कितने पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बनी है? तो 2 मेडल जीती हैं इन्होंने, 2019 में और 2022 में, दोनों में इन्होंने कौन से पदक जीता है? अगर बात करें विनेश फोगाट की, ये 3 गोल्ड जीते, तो 3 गोल्ड किस में जीती हैं? तो कॉमनवेल्थ गेम और एशियन गेम्स में इन्होंने 3 गोल्ड जीती है, ठीक है। ये इसे यानी विनेश फोगाट को खेल रत्न पुरस्कार 2020 में दिया गया है। और ये हरियाणा की राजनीति में भी वर्तमान में सक्रिय है, ये विधायक है हरियाणा में। और ओलंपिक में बात करें तो ये 50 केजी वेट लिफ्टिंग में, यानी कि 50 केजी वाले में वेट लिफ्टिंग ही पहलवान में थे, 50 केजी वाले में, लेकिन ये 100 ग्राम ज़्यादा हो गया था इस बार। बात करें नेक्स्ट की, तो कुश्ती में महिला में पहला ओलंपिक यानी पहला महिला ओलंपिक पदक किसने जीती थी? साक्षी मलिक जीती थी 2016 में। ये हुआ था रियो में और इन्होंने कांस्य पदक जीता था, ठीक है। साक्षी मलिक की एक बहुत प्रसिद्ध जो बुक है वह है विटनेस। बात करें ओलंपिक संघ की अध्यक्षा की, तो वर्तमान में ओलंपिक संघ की अध्यक्ष हैं क्रिस्टी कोवेंट्री, जो कि जिम्बाब्वे की है। ये पहली महिला भी और पहली अफ्रीकी महिला भी हैं, ये क्रिस्टी कोवेंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस खेल में क्लीन एंड जर्क तकनीक का प्रयोग किया जाता है? तो भारोत्तोलन वेट लिफ्टिंग में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। क्लीन क्या होते हैं? कंधे तक भार उठाना। और जर्क क्या होते हैं? कंधे से ऊपर तक उठाना। बात करें पावर लिफ्टिंग की, तो पावर लिफ्टिंग के जो शब्द होते हैं, स्क्वाट्स होते हैं, बेंच प्रेस होते हैं, डेड लिफ्ट होते हैं।
पहला भारोत्तोलन में पदक किसने जीता था? 2000 ईस्वी में सिडनी ओलंपिक में जीता था। कौन से पदक जीता था? किसने? करलम मल्लेश्वरी ने जीती थी। और दूसरा किसने जीती थी? तो मीराबाई चानू ने 2020-21 टोक्यो ओलंपिक में जीती थी इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला आंचल उपन्यास के रचयिता कौन है? तो महिला उपन्यास के रचयिता है फणीश्वर नाथ रेणु। कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु है। और राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल, राग दरबारी के लेखक श्रीलाल शुक्ल हैं। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी। पंचतंत्र विष्णु शर्मा। अभिनय दर्पण नंदीकेश्वर। शिल्पाधिकारम इग्लो अदिगल। कितने पाकिस्तान कमलेश्वर। विकलांग श्रद्धा का दौर हरिशंकर परसाई। रेहन पर रघु और काशी का 80, ये दोनों किसने लिखा है? काशीनाथ सिंह ने। छिलते हुए अपनों को नंद किशोर आचार्य। और मृगनयनी वृंदावन लाल वर्मा ने लिखी। नेक्स्ट है, भारत ने प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्षता डैश ने की थी? भारत के प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्षता काका कालेलकर ने किया था। कब? 1953 में। और दूसरा किसने किया था? तो बीपी मंडल ने 1971 में किया था। बात करें पिछड़ा वर्ग आयोग की, तो ये आर्टिकल 338 के बीम में है। इसका वर्तमान स्वरूप 14 अप्रैल 1993 को आया था। लेकिन संवैधानिक दर्जा इसे मिला है 102वां संविधान संशोधन 2018 में। इसी के तहत जोड़ा गया था 338 का बी और 342 का बी जुड़ा था 102वां संविधान संशोधन में। ठीक है। पिछड़ा वर्ग आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं हंसराज अहीर। इसकी नियुक्ति जो होती है इसके अध्यक्ष की राष्ट्रपति द्वारा होती है। इसका कार्यकाल 3 वर्षों का होता है। और ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी? तो राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत की गई थी। ठीक है। इसमें बात करें सदस्य की, तो इसमें टोटल 6 सदस्य होते हैं, 1+5। एक सदस्य इसमें से SC ST के लिए होना अनिवार्य है, यानी SC ST से होना अनिवार्य है, तभी तो उसके हित के बारे में सोचेगा। और बात करें इसके सदस्य की नियुक्ति, तो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। कार्यकाल 3 वर्षों का। इसके वर्तमान अध्यक्ष जो है राष्ट्रीय महिला आयोग के विजया किशोर रहाटकर है। ठीक है। और ये राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम तो आया था 1990 में, लेकिन इसे वैधानिक रूप मिला 1992 में। इसकी पहली अध्यक्षता किसने की थी? जयंती पटनायक ने की थी। बात करें राष्ट्रीय महिला आयोग की, तो इसके यह जो है इसे सिविल न्यायालय की शक्ति प्राप्त है राष्ट्रीय महिला आयोग की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग NCM नेशनल कमीशन माइनॉरिटी की स्थापना कब की गई थी? 17 मई 1993 को की गई थी। ठीक है। आर्टिकल 29-30 में मौलिक अधिकार में भी अल्पसंख्यक की बात किया गया है। इसमें टोटल 7 मेंबर होते हैं, 1+1 अध्यक्ष, 1 उपाध्यक्ष और 5 अन्य होते हैं। ठीक है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के पहले अध्यक्ष सरदार अली खां थे। वर्तमान अध्यक्ष इकबाल सिंह। और बात करें सेंसस 2011 की, इसमें जो माइनॉरिटी थी, इसमें माइनॉरिटी 19.3%। उनमें से सबसे ज़्यादा जो अल्पसंख्यक में सबसे ज़्यादा था कौन? हुआ मुस्लिम था, 14.2%। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा लोकपाल के चयन के लिए समिति का सदस्य नहीं है? तो प्रधानमंत्री होते हैं। निम्न सदन के सदस्य यानी लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं। उच्च सदन के विपक्ष के नेता ये नहीं होते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं। एक और कौन होते हैं? एक विधिवेत्ता होते हैं। तो कहता कौन नहीं है? यही उच्च सदन के जो उच्च सदन के विपक्ष के नेता होते हैं ये नहीं थे। ठीक है। बात करें लोकपाल शब्द का, तो ये LM सिंधवी ने दिया था। और लोकपाल का लोगो प्रशांत मिश्रा ने बनाया था। लोकपाल का पहला बिल 1968 में आया था। ठीक है। लोकायुक्त विधेयक ये कब आया था? 1971 में। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। सबसे पहले इसका विचार स्वीडन देश में 1809 में आया था। ओम्बुड्समैन इसका प्रयोग किया था लोकपाल का। और 2013 एक्ट से जो है यह लोकपाल केंद्र एवं राज्य दोनों में लाया गया। पहला लोकपाल बना था पिनाकी चंद्र घोष यानी PC घोष बने थे। वर्तमान में इसके लोकपाल अजय मानिकराव खानविलकर है। ठीक है। इसमें टोटल 9 मेंबर होते हैं, 1 अध्यक्ष, 8 अन्य होते हैं। लोकपाल की जो रिपोर्ट होती है उसकी जांच के लिए CBI के माध्यम से होते हैं। और उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है 5 वर्ष और 70 वर्ष जो भी पहले हो जाए इतना ईयर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलबन के शासनकाल में तुगरिक खां का विद्रोह कहाँ हुआ था? तो ये बंगाल में हुआ था 1279 ईस्वी में। बात करें बलबन की, तो बलबन का शासनकाल 1265 से 1287 तक रहा था। इन्होंने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी। इन्होंने सिजदा प्रथा यानी कि झुकने का प्रथा शुरू किया था और पावोस प्रथा यानी चूमने की प्रथा शुरू किया था। इन्होंने जो इल्तुतमिश ने तुर्क के चहलगांवी बनाया था 40 सरदारों का समूह, उन्होंने इसका बलबन ने इसका अंत कर दिया और इन्होंने गैर इस्लामिक प्रथा शुरू किया था। इसका जो दरबार बलबन ने दरबार बनाया था फारसी पद्धति बनवाया था। और इन्होंने अपने आप को और आफरा सियाज वंशज बता रहे थे बलबन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में भारत में बड़ी मात्रा में मंगोल आकर बस गए थे? तो जलालुद्दीन खिलजी के शासनकाल में। जलालुद्दीन खिलजी की बात करें तो ये खिलजी वंश के संस्थापक रह चुके हैं। और ये 1290 से 1296 तक रहा था। जलालुद्दीन खिलजी का ही भतीजा अलाउद्दीन खिलजी ने इसकी हत्या कर दिया। ठीक है। और जलालुद्दीन खिलजी की उपाधि इसको मिला था, शाइस्ता खां की उपाधि केकुबाद में दिया गया था। ठीक, केकुबाद ने दिया था।
जलालुद्दीन के दरबारी में रहते थे हसन देहवली और अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को सब कोई जानते हैं, इसे तोता ए हिंद के नाम से जाना जाता है। एक बार एसएससी मैना ए हिंद पूछ लिया, उसे ये नहीं पता है तोता और मैना में क्या अंतर है भाई साहब। नेक्स्ट है कि ये अमीर खुसरो जो ये 8 सुल्तानों का दरबार देखा था, ठीक है। इनकी बुक आती है, अमीर खुसरो की बहुत सारी बुक है, उनमें से नूर सिपीर, खाजाइन उल फुतूह और तुगलकनामा अमीर खुसरो की पुस्तक है। बात करें अलाउद्दीन खिलजी की, तो इन्होंने जलालुद्दीन खिलजी की मृत्यु, इन्होंने उसे हत्या कर दिया था 1296 में। अलाउद्दीन खिलजी तब गद्दी पर बैठा 1296 से 1316 ईस्वी तक रहा था। इन्होंने देवगिरी अभियान किया था 1296 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा इसी में एक और है कि गुलाम वंश का अंतिम शासक कैमूर था। क्वेश्चन नंबर 14, अलाउद्दीन खिलजी की निम्न विजयों को कालक्रम के अनुसार सजाएं। ये सब अलाउद्दीन खिलजी ने जीता हुआ है। तो रणथंभौर पे उन्होंने रणथंभौर को जीता 1301 में, वहाँ के शासक थे हमीर देव। गुजरात को 1299 में जीता था, कर्णदेव वहाँ के शासक थे। वारंगल को 1310 में जीता। चित्तौड़ को 1303 ईस्वी में उस समय वहाँ के राजा राणा रतन सिंह थे, उससे जीता था अलाउद्दीन खिलजी ने। तो कालक्रम तो सबसे पहले हो जाएगा 1299, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद हो जाएगा 1301, फिर 1303 और 1310, यानी BADC हो जाएंगे, BADC हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अलाउद्दीन खिलजी को राय नारायण का टाइटल किसने दिया था? रामचंद्र देव ने दिया था। इसके बचपन का नाम अली गुरसाब थे और इसे सिकंदर दूते भी कहा जाता है अलाउद्दीन खिलजी को। इसके अलावा सिकंदर एसानी भी कहा जाता है अलाउद्दीन खिलजी को। इन्होंने अस्थाई सेना रखना शुरू किया था, एकता प्रथा, एकता जो प्रणाली था उसको समाप्त किया इन्होंने। नगद वेतन इन्होंने सेना को, एकता प्रथा समाप्त करके इन्होंने सेना को नगद वेतन देना शुरू किया। और अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति में जो नॉर्थ इंडिया में थे उलूग खां और नुसरत खां थे, और साउथ इंडिया में इसके सेनापति मलिक काफूर थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कौन सा अधिकारी अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण से संबंध नहीं था? तो ऑप्शन के अनुसार दरोगा ए मंडी इससे संबंधित नहीं था। अलाउद्दीन खिलजी ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली विकसित किया था, बाजार नियंत्रण शुरू किया था, मूल्य नियंत्रण शुरू किया था, घोड़ा दागने की प्रथा भी इन्होंने शुरू किया था। बात करें तो बरीद ए मंडी, यह एक गुप्तचर संस्था थी। अलाउद्दीन खिलजी के समय बाजार नियंत्रण को ही देखता था। दीवान ए रियासत, ये वाणिज्य मंत्री हुआ करते थे। साइना ए मंडी, ये व्यापारी हुआ करते थे। बाजार की देखभाल के लिए उन्होंने याकूब को रखा था, ठीक है। इन्होंने जो कर लगाया था, भूमि कर आधे पे लगाया था, यानी 1/2 लगाया था, भूमि का 1/2 हिस्सा। खुम्स जो कर लगाया था, यानी दूसरे राज्यों से लूटने, तो लुटेरे को 1/5 जाता था और राज्य को 4/5 जाता था, ठीक है। इन्होंने घरी कर लगाया, चारा कर लगाया था। डाक विभाग जो होते थे वह दीवान ए मुस्तकराज होते थे, डाक विभाग। दीवान ए मुस्तकराज क्या होते थे? डाक विभाग होते थे। बलबन ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाया था और अलाउद्दीन खिलजी ने रक्त एवं तलवार की नीति अपनाई थी, ठीक है। बात करें क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के शासनकाल में शाही महलों में देवी देवताओं की पूजा होती थी? तो नसीरुद्दीन शाह के शासनकाल में होता था, ठीक है। दिल्ली वंश का ये अंतिम शासक था नसीरुद्दीन खुसरो शाह। इन्होंने खलीफा उल्लाह की उपाधि धारण की थी और बाजार नियंत्रण प्रणाली इन्होंने समाप्त किया था। जो अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था, इन्होंने क्या कर दिया था? उसको समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस सुल्तान ने देवगिरी का नाम कुब्बतुल इस्लाम रखा था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने, MBT, मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। इन्होंने राजधानी परिवर्तित किया था दिल्ली से देवगिरी, बाद में इसी का नाम दौलताबाद रखा था। मोहम्मद बिन तुगलक दीवान ए अमीर कोही का निर्माण किया था। इसके समय एक मोरक्को से यात्री आया था इब्न बतूता, जो कि 1313 ईस्वी में आया था। इसकी एक पुस्तक है किताब उर रहला, जो कि अरबी भाषा में लिखा गया है। किताब उर रहला किस भाषा में? अरबी भाषा में लिखा गया। बाद में इब्न बतूता को मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी बना दिया, फिर पुनः इसे अपना राजदूत बनाकर इब्न बतूता को कहाँ भेज दिया था? चीन भेज दिया था। कहाँ भेज दिया था? चीन भेज दिया था, ये भी याद रखिएगा। बात करें तुगलक वंश की, तो तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने किया था। GST यानी गुड एंड सर्विस टैक्स नहीं, गयासुद्दीन तुगलक होता है, ठीक है। तुगलक वंश 1320 से 1414 तक रहा था। इतना वर्ष का तुगलक वंश था। गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 1325 तक शासन किए थे। उसके बाद आया था MBT मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 तक। फिर आया था फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 तक। बात करें सबसे पहले नहर किसने निर्माण किया था? सबसे पहले नहर बनाया था गयासुद्दीन तुगलक ने, लेकिन पूछे सबसे अधिक नहर है तो फिरोज शाह तुगलक ने। कौन? फिरोज शाह तुगलक। क्वेश्चन नंबर 18 है, डैश जलडमरू मध्य उत्तरी अमेरिका को एशिया से अलग करता है? तो बेरिंग जलडमरू मध्य। कौन सा? बेरिंग जलडमरू मध्य। बात करें पाक
जलडमरू मध्य की, तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में है। जिब्राल्टर ये मोरक्को और स्पेन के बीच में। मलक्का जलडमरू मध्य इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में है। हारमुज की बात करें तो फारस की खाड़ी और ओमान के बीच में है। बासपोरस जलडमरू मध्य की बात करें तो मरमरा को काला सागर से अलग करता है। और सुंडा जलडमरू मध्य की बात करें तो जावा को हिंद महासागर दोनों के बीच में है सुंडा जलडमरू मध्य। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिब्राल्टर मोरक्को स्पेन के बीच में है, यानी मोरक्को को स्पेन से अलग करता है। मलक्का जल संधि इंडोनेशिया को मलेशिया से अलग करता है। हारमुज जल संधि फारस खाड़ी को ओमान से अलग करती है। क्वेश्चन नंबर 19 है, वेथनिया की खाड़ी ये कहाँ पर है? फिनलैंड में है। वेफिन की खाड़ी ये कनाडा में है। कारपेंट्रिया की खाड़ी ऑस्ट्रेलिया में है। टोफिन की खाड़ी वियतनाम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान करने की बात है तो क्वेश्चन नंबर 20 है, विश्व के द्वीप है और कहाँ पर स्थित है? तो एल्यूसियन द्वीप ये यूएसए में है। बियर द्वीप नॉर्वे में है। ग्रीनलैंड द्वीप जो कि सबसे बड़ा द्वीप है डेनमार्क में है। और ये ग्रीनलैंड द्वीप जो कि अटलांटिक आर्कटिक महासागर में। फ्रेंच जोसेफ द्वीप कहाँ पर है? रूस में है। न्यू फाउंडलैंड द्वीप ये कनाडा में। और नॉर्थ आइसलैंड ये कहाँ पर है? आइसलैंड ये न्यूजीलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झीलों को क्षेत्रफल की दृष्टि से सही अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। तो ये सब ऑप्शन ए बी सी डी था। तो सबसे यानी अवरोही मैंने कि घटते क्रम, अवरोही मैंने घटते क्रम, आरोही मैंने बढ़ते, हाँ तो अवरोही घटते क्रम तो सबसे बड़ा सुपीरियर, उससे विक्टोरिया झील और वेकाल झील और ग्रेट वियर झील। सुपीरियर झील की बात करते हैं, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, ठीक है। ये इसकी अवस्थिति पूछ लेते हैं। ये सिचुएटेड है कहाँ पर? यूएसए एंड कनाडा के बीच में। विक्टोरिया झील की बात करें तो ये सिचुएटेड फ्रॉम केन्या, तंजानिया एंड युगांडा। नेक्स्ट है कि वेकाल झील ये सबसे गहरी झील है और ये कहाँ पर स्थित है? रूस में स्थित है। ग्रेट ब्रिटेन ये कनाडा और यूएसए के बीच में स्थित है, यानी दोनों में फैला हुआ है ग्रेट वियर झील। झीलों का अध्ययन जो है यानी कि स्टडी ऑफ लेक लिम्नोलॉजी कहलाता है। और कंट्री ऑफ लेक्स ये क्या कहलाता है? फिनलैंड कहलाता है, यानी झीलों का देश फिनलैंड को कहते हैं। नेक्स्ट है, अधिमांग के परिणाम स्वरूप क्या होता है? तो स्फीति अंतराल होता है। क्या होता है? स्फीति अंतराल होता है। गिफिन वस्तुओं का संबंध निम्न में से किससे है? तो आय प्रभाव प्रतिस्थापन प्रभाव से अधिक मजबूत होता है। गिफिन वस्तु होता है क्या? इसको आइए समझते हैं। एक क्या होता है, जब किसी वस्तु की प्राइस बढ़ता है तो उसकी डिमांड क्या हो जाती है? कम हो जाती है। लेकिन गिफिन वस्तुओं में क्या होता है कि प्राइस बढ़ता भी है तो फिर भी डिमांड भी बढ़ता है, इस पर कोई असर नहीं पड़ता है डिमांड कम ने प्राइस पे। ये जब किसी देश में जैसे मान लेते हैं काफ़ी भोजन के अभाव है, ठीक है, वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि प्राइस बहुत बढ़ गया लेकिन लोगों को उसकी ज़रूरत है तो डिमांड फिर भी स्टॉक करते जाता है लोग, इसलिए उसको बोलते हैं गिफिन वस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान करने वाला है कि आम आदमी बीमा योजना, ये कुछ पीएम के जो भी कार्य होते हैं, योजना होती है, एसएससी या अन्य सभी एग्जाम इसको बहुत पूछते हैं, ठीक है। तो आम आदमी बीमा योजना ये 2007 में शुरू हुआ था। पीएम आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना 2021 में शुरू हुआ। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 2018 में शुरू हुआ। पीएम सुरक्षा बीमा योजना 2016 में शुरू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृश्य विकिरण की खोज किसने किया था? आइजैक न्यूटन ने। दीर्घ रेडियो तरंगे मार्कोनी ने शुरू किया था। लघु रेडियो तरंगे हर्ट्ज ने। अवरक्त किरणें हर्शेल। परावैंगनिक किरणें रिटर। गामा किरणें की बात करें तो 1900 ईस्वी में हेनरी बेकुरल ने इसका खोज किया था, गामा किरणें। एक्स किरणें 1895 ईस्वी में विलियम रॉन्टजन ने खोजा था इसको। मेंडलीव के अनुसार तत्वों के गुणधर्म उसके डैश के आवर्ती फलन होते हैं, तो परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। मेंडलीव के आवर्त सारणी में टोटल 63 तत्व थे, इसमें उत्कृष्ट गैस नहीं था। अब मेंडलीव ने उन्होंने जो आवर्त सारणी तैयार किया था वो 1869 में, लेकिन इसको पब्लिश किया गया 1872 ईस्वी में जर्मन पत्रिका में से पब्लिश किया गया था। ये तो मेंडलीव में परमाणु भार पे होते हैं। और मोस्ले जो होते हैं, जो मोस्ले इसके जो तत्वों के गुणधर्म है वह परमाणु क्रमांक पे, किस पे? परमाणु क्रमांक पे। इन्होंने जो बनाया था आवर्त सारणी 1913 ईस्वी में, इसमें टोटल 118 तत्व थे, जिसमें से कि प्राकृतिक तत्व यानी नेचुरल तत्व 94 थे। और मोस्ले आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या 7 और वर्गों या समूहों की संख्या 18 है। नेक्स्ट है, रॉड एंड कॉन पाए जाते हैं। तो रॉड एंड कॉन कहाँ पाए जाते हैं? तो ये आँख या रेटिना में पाए जाते हैं। बात करें रॉड की तो सलास्का, यानी कि सलास्का क्या होते हैं? रॉड ये आप समझ लीजिए कि जैसे छाया या अंधेरा में थोड़ा बहुत तो हम लोगों को दिखता है, वो किसके कारण दिखता है? जैसे अंधकार में भी थोड़ा बहुत साफ अंधे तो नहीं हो जाते हैं ना, नहीं तो दिखता है ना, तो ये किसके कारण? रॉड के कारण दिखता है। अच्छा, कौन जो होते हैं यानी शंकु, ये जब तेज प्रकाश होते हैं या जब रंग चेंज होता है तो उसमें भी दिखता है ना, तो ये किसके कारण होते हैं? कौन के कारण होते हैं। अच्छा, हमारे आँख में जो रेटिना पे चित्र बनता है कैसा बनता है? तो ये वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। आँख में जो प्रकाश जाता है उसको नियंत्रित कौन करता है? ये पुपिल यानी पुतली नियंत्रित करता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ज्वाइंट यानी संधि कौन सा है? तो जानु संधि। ये जानु वो जानु नहीं है जो तुम समझ रहे हो, ये मूवेबल ज्वाइंट है, ठीक है।
विलियम द्रव इसमें पाया जाता है, साइनोवियल द्रव पाया जाता है। ठीक है। सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? जंघास्थी होती है, जो कि फीमर, मतलब जंघास्थी की हड्डी यानी जंग में पाया जाता है, कौन सा? फीमर। और सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स, जो कि कान में पाया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 है, केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया द्वारा किसे फिट इंडिया आइकन बनाया गया था? तो फिट इंडिया कौन? आयुष्मान खुराना। ये ठीक है, ये फिट इंडिया आइकन, ठीक है, आयुष्मान खुराना। बात करें विक्की कौशल, टाटा मोटर्स के कौन है? तो विक्की कौशल है। एमआरएफ के कौन है? तो विराट कोहली है। एसबीआई के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? एमएस धोनी है। अच्छा, एमएस धोनी को याद रखिएगा, आईसीसी हॉल ऑफ फेम मिला है इसी, किसे? एमएस धोनी को। बात करें विजन 2020 का, तो इसके कौन है? तो के श्रीकांत है। खो खो वर्ल्ड कप के जो ब्रांड एम्बेसडर है सलमान खान है। मध्य प्रदेश के राज्य के जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया पंकज त्रिपाठी को। यूएन वैश्विक जलवायु के जो ब्रांड एम्बेसडर शुभमन गिल नहीं, शुभ, यह एक पंजाबी सिंगर है। ठीक है। थाईलैंड देश का पर्यटन विभाग का जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया वह सोनू सूद को बनाया गया। सोनू सूद की एक बहुत फेमस पुस्तक है जो कि आया था कोरोना वायरस के समय, कौन सा? आई एम नॉट मसीहा। कौन सा? आई एम नॉट मसीहा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी कहाँ बनाने की घोषणा हुई है? ये महाराष्ट्र में हुई है। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। एआई क्या है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता। ठीक है। अच्छा, देश का पहला एआई स्कूल कहाँ पर खोला गया? केरल में। और केरल में ही पहला एआई टीचर आइरिस को स्थापित किया गया, तिरुवनंतपुरम केरल में ही। पहला एआई शहर कौन सा है? लखनऊ है। अब ये सब तो ठीक था भाई साहब, दुनिया का पहला एआई बच्चा भी आ गया है, कहाँ पर? मेक्सिको में। कहाँ पर? मेक्सिको में। भाई साहब सोच लीजिए कितना आगे जाएगा एआई। ठीक है। भारत का फर्स्ट एआई आधारित फिल्म कौन सा? इरा है। पहला एआई मिस कंपटीशन भी होने लगा, देख रहे हो? मिस, पहला एआई मिस कौन सा? किंजा लिली। जेमिनी जो एआई लॉन्च किया है, किसने लॉन्च किया? गूगल ने लॉन्च किया। भारत का पहला एआई न्यूज एंकर कौन है? तो सना है, जो कि इंडिया टुडे पर है। और दोस्त बस एचडब्ल्यू अब है। मार्च 2025 में केंद्र सरकार ने इंडिया एआई मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए? तो ये कितने करोड़ किए थे? तो 200 करोड़। कितने करोड़? 200 करोड़ आवंटित किए हैं केंद्र सरकार ने। तो दोस्तों एक बार फिर से बता दें कि इस वीडियो की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाती है। टेलीग्राम चैनल का लिंक कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहां पर जुड़ना ना भूलें, क्योंकि डेली वहां पर क्विज भी होती है। जैसे आज ये प्रैक्टिस सेट हुआ, वहां पर इसका क्विज होगा। ठीक है दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।